स्वागत है आपका हमारी सी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जो हम जनरली डिस्कस करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि जिस तरीके से डिस्प्यूट हो रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन का मामला हो या फिर कोई सा भी डिस्प्यूट, उसमें यूएनएससी का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्योंकि इस पे ही जिम्मा है कि पूरे विश्व में सुरक्षा की तरफ क्या करे, देशों का आकर्षण करे, यानी कि विवादों को कम करके शांति को बहाल करें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ कि जिससे आप इसकी एक अंडरस्टैंडिंग समझ सके कि जनरली यूएनएससी है क्या एंड ये किस तरीके से एजेंसी के रूप में काम कर रहा है यूएन के अंदर में। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूएनएससी है क्या, इसकी बेसिक मीनिंग क्या है, इसमें लोग अध्यक्षता कैसे करते हैं एंड जनरली यूएनएससी में हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, यूएनएससी में भारत की क्या स्थिति है एंड इसके सामने में मतलब भारत के सामने में एक अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर्स बनने में क्या एक इशू है एंड इसके साथ हम देखेंगे इसके सामने प्रेजेंट टाइम में कौन से मेजर चैलेंजेस हैं। ठीक है, इस पे हम थोड़ा अपना फोकस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जनरली है क्या। ओके, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा यूएनएससी सहित मुख्य अंगों को स्थापित किया गया। मुख्य अंगों सहित मतलब और भी कई सारी एजेंसियों को स्थापित किया गया। ठीक है, एंड अगेन निर्णय लेने की शक्ति दी गई है इसको। इसके निर्णय सदस्य देशों को मानना जरूरी है एंड इसके 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं। और 5 अस्थायी में कौन कौन है? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। कितने अस्थायी है? 5। ये जो 5 जो भी अस्थायी सदस्य हैं इनको जनरली कौन सा राइट्स दिया गया? वीटो का अधिकार दिया गया। ये वीटो लगा सकते हैं। वीटो क्या होता है? वीटो पे डिस्कस करेंगे वीटो क्या होता है। एक ये तो जो वीटो है एक तरीके से क्या दिया गया, एक सकारात्मक चीज यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन जो जनरली ये हमें क्या देखने को मिलता है, कभी भी सकारात्मक रूप से वीटो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हमेशा जो इसकी जो इस्तेमाल करने की जो रही है वो हमेशा नकारात्मक रही है। किसका? वीटो का। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी सहित मुख्य अंगों को स्थापित किया गया। किसके तहत? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा निर्णय लेने की शक्ति दी गई इसको। इसके साथ इसके निर्णय सदस्य देशों को इसका मानना जरूरी है, यानी कि जो ये निर्णय लेगा उसको मानना जरूरी है एंड इसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, जिनमें से 5 अस्थायी को क्या दिया गया? वीटो का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी किसी भी चीज पे वीटो लगा सकते हैं। वीटो से मतलब रोक देना, निषेध कर देना। ठीक है, इसका अधिकार दिया गया। लेकिन जब भी ये वीटो का इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है? इसका नकारात्मक रूप से ही इस्तेमाल हुआ है, कभी भी इसका यूज सकारात्मक रूप से नहीं किया गया, यानी कि अच्छे कामों के ना सही एक तरीके से कॉम्पिटिटर के रूप में इसका किया गया है। ओके, तो जनरली आपको हल्का हल्का समझ में आएगा यूएनएससी क्या है। इसके साथ में आपको बता दो यूएनएससी का मुख्य काम क्या है। जैसे आपने इस पैरा में देखा होगा, निर्णय लेने की शक्ति दी गई है, उसके सदस्यों को इसका मानना जरूरी है एवं ये क्या करता है? विवादों को सुलझाने और नए मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई सी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है एज पर टाइम कभी कभी भी, ठीक है, उसको सुलझाने का या फिर उसमें शांति बहाल करने का या फिर विवादों को कम करने का जो मेन काम है वो क्या करता है? यूएनएससी ही करता है। ठीक है, इसका नाम ही आप समझ सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप जितनी भी एक्टिविटीज होती है सब इसके अधीन ही आती है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे अभी प्रेजेंट टाइम में हो जाए तो क्या आपने सुना होगा कि शांति वार्ता हो रही है, मध्यस्थता हो रही है। खैर अभी मैंने भी 1-2 दिन से नहीं देखा है इसमें क्या क्या अभी चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, क्योंकि खुद भी इधर उधर के कामों में थोड़ा रह जाते हैं। ठीक है, तो अभी जनरली जो मैंने सुना था इसी बीच में यही था कि भाई इन दोनों में एक बातचीत की मध्यस्थता चल रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वजह से ही हो पाता है कि भाई इसका मेन पर्पस क्या है? सुरक्षा स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता कैसे की जाती है? देख सकते हैं, अध्यक्षता नाम के अनुसार होता है। नाम के अनुसार से मतलब जैसे कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है वो पहले करेगा, फिर बी वाला दूसरे बार, सी वाला, फिर डी वाला, ई वाला, एफ, ऐसे करता जाएगा। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। कब की थी वो आप कमेंट बॉक्स में करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कब की थी। ठीक है, या फिर कमेंट में ही हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे किस टाइम में की थी। जब आपका आंसर गलत होगा तब, लेकिन अगर आपका सही होगा तो बहुत बढ़िया, तब तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं ऑर्डर के मुताबिक। ओके, तो इसका जो अध्यक्षता नाम के अनुसार होता है, यानी कि ए वाला पहले, बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, इस तरीके से होता है। इसके साथ सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व के प्रमुख को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। जो सदस्य देश का जो प्रतिनिधि करता है, जो लीडरशिप करता है, उसको ही इसका मुख्य जाना जाता है, अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। मेन काम क्या है? विवादों को सुलझाने और नए मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट, जो भी विवाद देश में चल रहा है, एक छोटे से क्षेत्रों में नहीं, ओवरऑल पूरे देश में, उसी का बेसिकली क्या करता है? उसी मुद्दे को सुलझाने का काम करता है एवं जो भी नया मुद्दा आ रहा है उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करता है कि भाई ये प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन है, तो इसकी बैठकें होती है। किसी भी देश में विवाद हो जाता है उसको लेके हो जाता है, या फिर शरणार्थियों को लेकर इश्यूज हो जाते हैं, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि सुरक्षा जो है वो क्या है? खतरे में आ चुकी है। ठीक है, तब इस तरीके की चीज जो एक्टिव होते हैं तो ये करता है। इसके साथ अब ये कहा जाता है कि यूएनएससी है, यूएनएससी में बेसिकली जनरली क्या देखने को मिलता है? तो हमें यही देखने को मिलता है जो विकसित देश है उनका ही प्रभुत्व देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जो है डेवलप है, इनको स्थायी बनाया गया है। बट
10 अस्थायी हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो जिनको क्या दिया गया, एक तो वीटो का अधिकार दिया गया, इसके साथ इन अस्थायी सदस्यों को क्या है, बार बार बदला नहीं जाता है, यानी कि ये फिक्स है, परमानेंट रहेंगे और बदल दिए जाएंगे, लेकिन ये नहीं बदले जाएंगे। यानी कि जो 10 है इसको चेंज किया जा सकता है, बदल दिया, 2-2 साल पे होता है कि इनको बदल दिया जाएगा, लेकिन जो अस्थायी सदस्य इनको बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा, ये एक जैसे रहेंगे। तो ये नहीं कहेंगे क्या विकसित देशों का इस पे प्रभुत्व, ऑब्वियसली बहुत ही प्रभुत्व बनाया रखा हुआ, जैसे लग रहा है ऐसे कि इसने राज कर लिया हो, किस पे, इस अस्थायी सदस्यता पे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने मुद्दा है कि सबसे पहले आप वीटो को खत्म करो, या फिर वीटो में सुधार करो, या फिर अगर वीटो मतलब खत्म ही करो, क्योंकि जो वीटो है इसका कभी भी सकारात्मक रूप से यूज नहीं किया गया है। मैं ये बात कर रहा हूँ यूएनएससी में सुधार कैसे कर सकते हैं, तो वीटो को खत्म करो, बिकॉज जो वीटो है, वीटो का इस्तेमाल जो कभी सकारात्मक रूप में नहीं किया गया, हमेशा इसका जो इस्तेमाल उपयोग है किसमें किया गया, नकारात्मक रूप से ही किया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई देश, मान लो ऐसे समझो, ये अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, एंड ये मान लो क्या हो गया हमारा, चाइना हो गया। ठीक है, ये 4 देश, ये अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, एंड मान लो ये चाइना हो गया। ठीक है, अब ये मान लो इसको थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि आपको पता है भाई रशिया भी एक तरफ हो गया, बाकी देश एक तरफ हो गए, इसको थोड़ा साइड ही रखो। मान लो एक अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन तीनों ने एक मामला लेके आया कि भाई रशिया को हमें क्या करना है, प्रॉब्लम में डालना है, यानी कि रशिया को ये करना है। ठीक है, या फिर मान लो एक इंडिया, यहाँ पे क्या है, इंडिया ले लो, चलो इंडिया ही को मान लेते हैं, इंडिया ले लिया हमने का, ये सभी देश ने प्लान किया, अमेरिका ने कर लिया, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, सपोज करो भाई ऐसा सिचुएशन अभी नहीं है, सपोज करो मान लो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने ये सिचुएशन क्रिएट किया कि इंडिया को प्रॉब्लम में डालना है, कुछ ना कुछ मेजर करना है, ठीक, या फिर कोई ऐसा चीज लेके आना जिससे इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन रशिया इसका सपोर्टर है, तो रशिया क्या कर देगा, इसके ऊपर वीटो लगा देगा। तो जब वीटो लगा देगा तो जो ये चीज लेके आए हैं वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इंडिया फिर सिक्योर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया फिर से समझो, ये अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने मान लो आपस में बात कर दिया, उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया के नाम कोई वो चीज लेके आएंगे, कोई कानून लेके आएंगे जिससे इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन अगर रशिया उस पर वीटो लगा देता है तो खत्म हो जाएगा तुरंत ही, और फिर इंडिया जिस तरीके से सिक्योर हो सकता है। तो वीटो का इस्तेमाल जो है हमेशा कभी अच्छे कामों के लिए नहीं किया गया, हमेशा नकारात्मक रूप से या फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से इसका बेसिकली जनरली इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ये भी सुधार करने की मांग की जाती है कि इसमें अस्थायी और अस्थायी सदस्य की चीजों को बढ़ाया जाए। अस्थायी मतलब जो 5 अस्थायी हैं, और अस्थायी मतलब कितने ऐसे हैं, 10 अस्थायी, टोटल कितने सदस्य, 15। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कहा जाता है कि अस्थायी की भी संख्या बढ़ाओ और अस्थायी की भी संख्या बढ़ाओ, यानी कि आप अस्थायी को लिमिटेड करके रखते हो, कि ड्रामेबाजी थोड़ी ना हो कि भाई इतने ही रहेंगे, भाई देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या इसमें सुधार करने की जरूरत नहीं है क्या, ऑब्वियसली जरूरत है। आप अलग अलग संगठन बना रहे हो, एजेंसी बना रहे हो, बट इसकी सुधार कौन करेगा, इसका भी तो कोई सुधार करने वाला होना चाहिए ना। जैसे आपके दुख दर्द का इलाज मतलब ठीक करने के लिए कोई ना कोई तो होता है, इसी तरीके से इसका भी इलाज होना चाहिए, स्थायी और अस्थायी का। उसके साथ विकसित देशों का वर्चस्व कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि जितने भी ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं उनमें इनका क्या होता है, वर्चस्व होता है, मतलब एक धौर जमाना कहते हैं वो इसमें लोग अपना रखते हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का इसमें हो रहता है। उसके बाद आते हैं यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की कैसी थी, भारत तो सब जो भी इसकी क्राइटेरिया है, यानी कि जो अस्थायी सदस्य बन सकता है, भारत उन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि भाई भारत एकदम मुंह बना के बैठा हुआ है, यानी कुछ नहीं सोच रहा है या नींद ले रहा है, कम्बल ओढ़ के सोया हुआ है, चद्दर ओढ़ के सोया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत इसके सभी क्राइटेरिया को पूरी करता है, ठीक है, लेकिन जो भारत को इसका अस्थायी सदस्य जो है नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब सुन लेते हैं क्राइटेरिया में भारत क्या क्या फॉलो करता है। तो भारत सबसे पहले, भारत मुख्य आर्थिक रूप से भी एक है, भारत की जनसंख्या भी ठीक है, लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा है, तो ये इसकी पहली 3 क्राइटेरिया हो गई। पहली, आर्थिक स्थिति से भारत मजबूत है, जनसंख्या रूप से श्रेष्ठ है, लोकतंत्र रूप में बड़ा लोकतंत्र है। इसके साथ यूएन में ये मुख्य योगदान करता है, यूएन में कंट्रीब्यूशन अच्छा करता है। तीसरी दुनिया के मुख्य नेता है। अब तीसरी दुनिया क्या है भाई, बताया था ना तो को पहले में, क्या था तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया जनरली ये कि जब पूरे विश्व जो विश्व थी वो 2 हिस्से में बढ़ गई थी। एक हिस्सा कौन सा था, संयुक्त अमेरिका का, तो दूसरा हिस्सा था सोवियत संघ का। तो उसमें जितने भी देश उस टाइम में आजाद होते जा रहे थे, उपनिवेश से आजाद होते जा रहे थे, उन्होंने एक तरफ इकट्ठे होते चले गए, जिसे क्या कहा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा गया। वो जो दुनिया थी क्या थी, तीसरी दुनिया के लोग थे, यानी कि एक तरफ संयुक्त अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ, बट एक तरफ जो एरिया था वो जनरली क्या था, तो तीसरी दुनिया के लोग था। तो तीसरी दुनिया में ये प्रमुख नेता है भारत। इसके साथ शांति स्थापित करने में भारत का बहुत ज्यादा जोड़ है। भारत ये नहीं कहता किसी तरह मार दो जाके, पीट दो जाके, उड़ा डालो जाके, या बम से मारो, परमाणु से मारो, न्यूक्लियर से मारो,
ऐसे डायलॉगबाजी भारत नहीं करता है, ठीक है। ऐसे वही करते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं है, फेंकते हैं बहुत लंबे लंबे, लेकिन हम अपना देश ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। अपना देश किस पे फोकस है? शांति स्थापित करने पे फोकस है। अगर आप जनरली देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन में वॉर, रशिया यूक्रेन का मामला आया तो इसमें क्या कहा गया कि भाई और मारो जाके, हम भी अपना तोप भेज रहे हैं, हम भी अपना मिसाइल भेज रहे हैं, हम भी अपना वो सब छोड़ रहे हैं। कुछ नहीं बोला इसने, उसने ये बोला कि भाई इनके बातों का, इनकी जो मतलब युद्ध है, रशिया यूक्रेन का युद्ध, इसमें कूटनीतिक रूप से, ठीक है, एंड बैठ के इस पे बात किया जा सकता है, तब ये मसला ठीक हो जाएगा। और यही सब मसला तो यही होता है ना, क्योंकि युद्ध में जनरली क्या होता है, कोई बेनिफिट दिखता है क्या? कुछ बेनिफिट्स नहीं दिखता। तो भारत शांति स्थापित करने पर मुख्य जोर है, लेकिन इतना सब क्राइटेरिया को पूरा कर लिया तो भारत को अस्थायी सदस्य बन जाना चाहिए था, लेकिन भारत तो आज भी अस्थायी सदस्य नहीं बना। तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये है, पाकिस्तान के साथ इसके विवाद चल रहे होते हैं। भाई कहा जाता है कि अगर भारत जो है इसको अस्थायी सदस्य का दर्जा दे दिया जाता है तो ये कभी भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और इसके साथ जो इसके पड़ोसी जो देश हैं, चाहे पड़ोसी देश कौन कौन से आपको पता है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह जो इसके पड़ोसी देश हैं, ये भी कहते हैं कि एक मुखिया के रूप में, एक नेता के रूप में भारत अपनी होड़ जमाए बैठा हुआ है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है, इसको एक अस्थायी सदस्य का दर्जा नहीं दिया जाता। इसके साथ कई देशों का ये कहना है कि भारत को अस्थायी सदस्य जो है नहीं बनाना चाहिए। काफी देश कहते हैं कि भाई नहीं बनाना चाहिए, अगर भारत को अस्थायी सदस्य बनाएंगे तो यहाँ से जापान भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, ये लोग भी बोलेगा कि भाई हमको भी बना, हमको भी बना, तो इसका क्या सब अस्थायी सदस्य बन जाएगा। तो ये मसला निकल के आता है। तो भारत को अस्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके सामने में जो अगर मेजर चैलेंजेस की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, मेजर चैलेंजेस क्या है, तो मेजर चैलेंज ये है कि यूक्रेन एंड रशिया में वॉर हो गया है। तो इसका मेन कारण ये है कि किस तरीके से ऐसा मसला उठाया जाए कि इस वॉर को कम से कम, मतलब इस वॉर को रोका जा सके, कम से कम क्या रोका ही जा सके। क्योंकि जो वॉर होता है क्या, इसके वजह से क्या एक लोगों को नुकसान होता है, 2-3 नहीं, काफी ज्यादा लोगों को नुकसान होता है, कई क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं। रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ तो क्या नाटो का कोई एक व्यक्ति मरा क्या? नहीं मरा। एक सैनिक मरेगा क्या? उसका नहीं मरा। क्या यूक्रेन का मरा? तो कहते यस, यूक्रेन का तो बहुत ज्यादा मर गया। समझ रहे हो ना? तो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉयड होता है जब भी किसी देश के साथ किसका वॉर होता है। तो ओके, तो होप सो हल्का हल्का क्लियर हुआ होगा कि भाई यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। तो मैंने आपको बताया ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा यूएनएससी सहित मुख्य अंगों को स्थापित किया गया। इसके साथ मैंने आपको ये बताया कि इसके निर्णय लेने की शक्ति दी गई है और इसके जो निर्णय है सभी सदस्य देशों को मानना जरूरी है। इसमें कितने 10 अस्थायी, 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें 5 को क्या मिला है, वीटो मिला हुआ है। उन 5 देशों में अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता कैसे की जाती है, तो अध्यक्षता नाम के अनुसार होता है, यानी कि जिस देश का नाम मान लो ए से स्टार्ट होगा, ठीक, वो पहले कर लेगा, जिसका नाम बी से स्टार्ट होगा फिर करेगा, फिर सी वाला करेगा, फिर इस तरीके से होता है। अभी हाल ही में इंडिया ने भी किया है। तो इंडिया ने कब किया वो मुझे आप बताओ। उसके साथ मैंने आपको ये बताया सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व के प्रमुख को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, जो इसकी लीडरशिप करता है उसको ही इसका अध्यक्ष माना जाता है। तीसरा मैंने आपको ये बताया विवादों को सुलझाने के लिए और जो नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं उसकी तरफ ये लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसके साथ यूएनएससी में सुधार की बात की जाती है। पहला सुधार किया जाता है किसको लेके, वीटो को लेके। मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस है कि वीटो क्या है। वीटो का इस्तेमाल आज तक कभी भी एक सकारात्मक रूप से नहीं किया गया। वीटो का हमेशा इस्तेमाल किस रूप में किया गया, नकारात्मक रूप से ही किया गया। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बताया अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना है। यहाँ पे इंडिया है। मान लो इंडिया में कोई रूल एंड रेगुलेशंस लगाना है, अमेरिका ने बोला, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने इसके ऊपर लगाया, बट रशिया ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, वीटो लगा दिया, तो ये खत्म हो गया। ठीक, तो ये आगे फॉलो नहीं होगा। तो वीटो का इस्तेमाल हमेशा कभी भी अच्छे रूप में नहीं, नकारात्मक रूप में किया गया। दूसरा इसमें कहा गया अस्थायी और अस्थायी सदस्य उनके बीच में सुधार करो, यानी कि जो अस्थायी सदस्य हैं वो हमेशा से 5 ही रहे हैं, चाहे जब से ये बना है, ठीक। बट अस्थायी सदस्य हर 2 साल पे चेंज होते रहते, तो ये कहा जाता है भाई आप अस्थायी भी बनाओ और अस्थायी की संख्या भी बढ़ाओ। बिकॉज देश की जब जनसंख्या इंक्रीज हो रही है तो भाई आपकी इस चीज क्यों नहीं इंक्रीज करते हो, आप इसको लिमिटेड बना के क्यों रखते हो, ड्रामेबाजी थोड़ी ना चल रही है। उसके साथ आता है विकसित देशों का इससे वर्चस्व देखने को मिलता है, साथ साथ क्षेत्र प्रतिनिधित्व कहा जाता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब यूएनएससी में मैंने बताया भारत की क्या स्थिति है, तो भारत इसके सभी क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब क्राइटेरिया में क्या क्या है, आर्थिक संपन्न होना चाहिए, जनसंख्या से संपन्न होना चाहिए। जनसंख्या से तो संपन्न हो, हम जनसंख्या से संपन्न नहीं है हम लोग कुछ। अभी जो हमारा सेंसस आ जाएगा तो चाइना को भी हम पछाड़ ही रहेंगे, इतना हमें पूरा पता है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से, जनसंख्या के रूप से एंड लोकतंत्र के रूप से समृद्ध होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत जो है यूएन का मुख्य योगदान करता है और तीसरी दुनिया का मुख्य नेता है। तो तीसरी दुनिया मैंने आप लोगों को बताया जब विश्व 2 खेमों में बैठा हुआ था। एक खेमा कौन सा था, सोवियत संघ का, एक था संयुक्त अमेरिका का। उस टाइम में जो देश आजाद होते जा रहे थे वो एक तरफ अपना ग्रुप बना लिए थे जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा गया, और इसको ही तीसरी दुनिया के देश के नाम से भी जाना जाता है। भारत उसका एक मुख्य नेता है। इसके साथ भारत का मुख्य जोर किस पे होता है, शांति स्थापित करने का होता है। जिसमें मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया तो भारत ने ये नहीं कहा कि भाई आप
मिसाइल या न्यूक्लियर छोड़ दो उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने यही कहा कि भाई आप कूटनीतिक या फिर बैठ के इस चीजों को बात कर सकते हैं और बात सुलझ जाएगी, ठीक। तो इसमें भारत का पूरा जोड़ है, लेकिन भारत को स्थायी सदस्य नहीं मिलता। इसके पीछे के कई कारण जिम्मेदार है, जिनमें मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान के सदस्य का विवाद बना रहता है और जो इसके आसपास के जो देश हैं, पड़ोसी देश, वो भी ये बात बनाए रखे हैं कि भारत जो है एक नेता के रूप में या फिर एक वर्चस्वकारी ताकत के रूप में अपनी होड़ जमाए बैठा हुआ है इस एशिया के अंदर। तो इस वजह से भी इसको नहीं मिलता। सच ऐसा लगता है कि अगर भारत को वीटो दे दिया जाता है तो भारत इसका इस्तेमाल भी नकारात्मक रूप से करेगा पाकिस्तान के ऊपर या फिर चाइना जैसे देशों के ऊपर, ठीक। और कई देशों का यह भी कहना है कि भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर भारत को आप स्थायी सदस्य बनाते हैं तो जापान एंड ऑस्ट्रेलिया भी आके बोलेंगे कि भाई हमें भी क्या बना, ऐसा सदस्य का दर्जा दो। तो ये इशू है, मेजर्स हैं। बट प्रेजेंट टाइम में जो इसके सामने मेन चैलेंजेस हैं वो ये चैलेंजेस हैं कि भाई रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है। इस वॉर को इसे कम से कम मतलब इस वॉर की क्षति को क्या है कम से कम करना, यानी कि अब ऐसी स्थिति ना आए कि फिर से एक वॉर हो। जो भी मामला है उसे कूटनीतिक रूप से शांति रूप से उसको स्थापित करने की जरूरत है। अभी जो एक नया डिस्प्यूट आ रहा है सुनने में कि चाइना ताइवान में वॉर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इन सब पे भी इनको गंभीर नजर रखने की जरूरत है। साथ साथ तो हिंद महासागर के एरिया या चीनी हिंद महासागर का जो एरिया है उस पर भी इसको निगरानी करने की सब जरूरत है। तो ये इसके सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी से लेके, ठीक, सुरक्षा से लेके। तो आपको मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को हल्का हल्का क्लियर हुआ होगा या फिर समझ गए होंगे कि इसका यूएनएससी है क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन रोल क्या है एंड भारत का इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या भारत ये बन सकता है नहीं बन सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने आज आपके साथ इस वीडियो को डिस्कस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।